सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन वेला में आपका स्वागत है। हिंदी के कालांश में आज मैं आपको कक्षा 11वीं की आरोह गद्य खंड के अंतर्गत नमक का दरोगा जिसका एक वीडियो मैं पहले प्रेषित कर चुका हूँ। ऐसा विश्वास है कि आपने ठीक प्रकार से उसको देखा, सुना, पढ़ा होगा। बच्चों, उस वीडियो में मैंने इस पार्ट की जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, बताई थी कि उस समय जब हमारा देश गुलाम था और नमक का कानून लागू था, तो किस प्रकार से लोग नमक का दरोगा पद पाने के लिए लालायत रहते थे। अच्छे अच्छे पदों को छोड़ करके, चाहे वकील हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे और कोई बड़ा पद क्यों ना हो, उसको छोड़ करके वो नमक के दरोगा पद को प्राप्त करने के लिए लालायत रहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें नमक की कालाबाजारी होती थी, तो इसमें बाहरी जो अधिकारी होते थे उनकी ऊपरी इनकम, घूस कह सकते, रिश्वत, इसको ये ज़्यादा मिलता था। इसलिए इस पद के लिए तनख्वाह तो जो थी वो थी ही, जो सैलरी थी, वेतन थी, वो जो कुछ था तो वो था ही, लेकिन ऊपरी इनकम ज़्यादा थी। इसलिए इस पद के लिए लोग ज़्यादा लालायत रहते थे। इसके दो किरदार हैं मुख्य रूप से। एक मुंशी बंसीधर हैं जो ईमानदार एक दरोगा हैं, और दूसरे जो हैं पंडित अलोपीदीन हैं, जो कि एक बहुत ऊंचे पहुँचे किस्म के व्यापारी हैं। वो अपनी धन पर विश्वास करते हैं कि धन अगर मेरे पास है तो मैं सबको खरीद लूँगा, और इसी वजह से उसके एरिया में जो भी दरोगा आता है उसको रिश्वत से खरीद लेता है और नमक की कालाबाजारी करता है। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा हो गया कि धन के नीचे, अर्थात धर्म ने धन को कुचल डाला। धर्म भारी हो गया और धन नीचे हो गया। लेकिन अब मुंशी जो बंसीधर हैं, अब अकेले ईमानदार रह कर के क्या करेंगे? जब पूरा तंत्र भ्रष्ट है तो एक व्यक्ति के ईमानदार होने से क्या होगा? तो उसको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। इसके आगे पढ़िए क्या है। सुबह तक हर जबान पर यही किस्सा था कि पंडित जी के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहे थे। किनकी? पंडित जी अलोपीदीन की। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित अलोपीदीन के धन के गुलाम थे। चाहे कोई नीचे से लेकर के ऊपर तक सब अधिकारियों को खरीद रखा था, गुलाम थे। पकड़े जाने पर हैरान थे कि ये तो हर काम अपना पैसे से बनवा लेते हैं, लेकिन इस बार कैसे फंस गए। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए लोग परेशान थे कि कानून के पंजे में कैसे आए, कि कानून के हाथ तक या पंजे तक पहुंचना तो मतलब उनके लिए बहुत दूर था कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। वो पहले ही अपना केस निपटा लेते थे। इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फ़ौज तैयार की गई कि पंडित अलोपीदीन को किसी प्रकार से कोई मतलब जेल नहीं होनी चाहिए, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए वकीलों की फ़ौज, पैसा कितना भी खर्च हो जाए। न्याय के मैदान में धर्म और धर्म का युद्ध ठन गया। न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास सत्य था, लेकिन गवाह लोभ से डावाडोल थे। कानून तो गवाह मांगता है, लेकिन जितने भी गवाह थे वो सब मुकर गए। पंडित अलोपीदीन ने पैसों से खरीद लिए। तो मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। बंसीधर जी को यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे, उसको पूरा विश्वास हो गया था। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है। इनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि हाँ, जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य हैं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। वो ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दरोगा का दोष अधिक नहीं है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि दरोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को कष्ट देने के कारण, एक सज्जन और ईमानदार व्यक्ति को, ऐसा न्यायालय कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि एक सज्जन और ईमानदार व्यक्ति को, भले मनुष्य को कष्ट देने के कारण चेतावनी दी जाती कि ऐसा काम भविष्य में न करें। इस फैसले से सबकी बाँछें खिल गईं, अर्थात चेहरा खिल गया। खूब पैसा लुटाया गया, जिसने अदालत की नींव तक हिला दी। बंसीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग्य की बातें सुनने को मिली।
अब दरोगा जी बाहर निकले, सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगे कि भाई जीत आखिरकार धन की हुई। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियाँ आदि सभी निरर्थक लगने लगी कि न्याय भी पैसे से बिक जाता है, विद्वता सब कुछ ये पैसे से खरीदी जा सकती है ना। विद्वता जो है बड़े बड़े विद्वान लोगों को हम पैसे से खरीद सकते हैं, उपाधियों को खरीद सकते हैं। अदालत के फैसले के 1 सप्ताह के बाद ही बंसीधर को नौकरी से निकाल दिया गया और जो थोड़ी बहुत कसर थी तो उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। घर वालों ने जब ये समाचार सुना तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया कि बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली थी और इतने अच्छे पद की नौकरी मिली थी। अरे पैसा तो ऊपरी इनकम के लिए ही तो ये पद घर वाले भी चाह रहे थे। तो उनके पिता तो बहुत क्रोधित हुए, साथ ही माँ एवं पत्नी ने भी अपनी नाराज़गी व्यक्त की, क्योंकि ये सभी लोग तो इनको तो पैसा चाहिए, पैसा कमा करके कैसे भी लाओ, उनको अच्छी ज़िंदगी चाहिए। मुंशी बंसीधर को पहली बार अपने जीवन का खेदजनक अनुभव हुआ कि मेरे द्वारा कोई गलती हो गई। कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है, कि सत्य के रास्ते पर चलने के लिए कोई भी तैयार नहीं। पूरे समाज ने बंसीधर को अपमानित किया है। अरे कोई तो सत्य का सहारा देता, ना न्यायालय ने दिया, ना गवाहों ने दिया, किसी ने नहीं दिया, सब पैसे में बिक गए। तो बंसीधर के दृढ़ चारित्रिक बल ने पंडित अलोपीदीन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनकी आत्मा अंदर तक व्यथित हो गई। लेकिन जो व्यक्ति गलत करता है उसकी आत्मा कहीं ना कहीं उसको कचोटती रहती है। पंडित अलोपीदीन सोच जान रहा था कि मैंने एक ईमानदार दरोगा को उसकी नौकरी से निकलवा दिया, मैंने गलत किया। वे अगले ही सप्ताह अपने सजे हुए रथ पर बैठे बंसीधर के घर पहुँचे। उसी रथ पर, सजे हुए रथ पर बंसीधर के घर पहुँच गए। उन्हें आता देख करके बंसीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटी की मूर्खता का रोना रोने लगे कि हो सकता है कि मुझसे भी ये शिकायत करने आए हों कि देखो तुम्हारे बेटे ने ऐसा मेरे साथ किया, इसलिए मैंने इसको नौकरी से निकलवा दिया। तो अलोपीदीन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा, आपका बेटा को तिलक है, अर्थात इनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ऐसे धर्मपरायण मनुष्यों पर सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। इतने ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति पर तो मैं सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ। उन्होंने बंसीधर से कहा, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूँ, मैं खुद आपकी हिरासत में चला आया हूँ, मुझे अब कैद कर लीजिए। मैंने इस दुनिया में सबको खरीद कर गुलाम बना लिया, लेकिन मुझे परास्त किया तो केवल आपने। मैं आपको के सम्मुख एक आग्रह लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। क्या रिक्वेस्ट है? तो सेठ जी के हृदय की विशालता और गुण ग्राहकता को देखकर बंसीधर बाबू पिघल गए। वो देखा कि भाई ये व्यक्ति के अंदर व्यक्ति की पहचान है, पंडित जी के अंदर व्यक्ति की पहचान है कि हाँ ये मेरे लिए ईमानदार कर्मचारी बनेगा। इसलिए बंसीधर के सामने प्रस्ताव रखा गया कि उसकी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर का पद स्वीकार करे। मेरी जितनी प्रॉपर्टी है उसका स्थायी और परमानेंट हमेशा के लिए मैनेजर नियुक्त करता हूँ। उन्हें 6,000 इनको वार्षिक वेतन दिया जाएगा, वार्षिक सैलरी, एनुअल सैलरी जिसको बोलते, के अतिरिक्त साथ में रोज़ाना उनका जो कोई खर्चा होगा, सवारी, घोड़े, बंगला, नौकर चाकर आदि सब फ्री में मिलेंगे और 6,000 रुपये एनुअली इनकम इनकी सैलरी होगी। यह प्रस्ताव सुनकर बंसीधर ने हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि है, ना वो अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्यों के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है। तो बंसीधर ने कहा कि पंडित जी माफ़ करना, मैं इतना बड़ा विद्वान ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं आपकी पूरी प्रॉपर्टी को ठीक प्रकार से संभाल सकूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इस पद को लूँ। सेठ अलोपीदीन ने बंसीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे न अनुभव की आवश्यकता है और न विद्वता न मर्मज्ञता की। मुझे तो सदैव नदी किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड कठोर जो जिस रवैये से तुमने मेरे साथ मुझे अरेस्ट किया, बस वही व्यवहार और वही कर्तव्यनिष्ठा मुझे चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि वह आपको हमेशा वैसा ही बनाए रखे, बदले नहीं। जिस प्रकार से मैंने आपको पहली बार देखा उसी प्रकार का बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है। बंसीधर की आंखों में उनकी कृतज्ञता से डबडबाएँ आईं। उन्होंने कांपते हुए हाथों से और भक्ति भाव से जो नियुक्ति पत्र था उस पर हस्ताक्षर कर दिए।
अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया, खुशी खुशी से गले लगा लिया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि जो सत्य और ईमानदारी परास्त तो हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंत रूप से उसकी जीत भी होती है। हो सकता है कि जितना रुतबा, रौब और सुख सुविधाएँ उस नमक के दरोगा पद पर न हो, जिस प्रकार से बंशीधर ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी का उसको स्थायी मैनेजर बना दिया, तो कह सकते हैं कि हमें हमेशा अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से कार्य करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर भेजेंगे तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।